हाय गाइस, हाय कैसे गाइस, हो? कैसे हो? बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कल्चरल एंड फैक्टर्स से ना कल्चरल ह्यूमन एवोल्यूशन तक तक लेट अस लेटस ये ये हो गया कंप्लीट, हो गया डिस्कस किया। डिस्कस कंप्लीट तो नहीं हुआ कंप्लीट तो बट नहीं हुआ ब्रीफ ओवरव्यू दिया। इसको ओवरव्यू दिया। डिटेल में वन बाय वन डिटेल डिस्कस वन करेंगे। डिस्कस करेंगे। पहले आती पहले है आती थ्योरीज है ऑफ थ्योरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सबसे पहले थ्योरीज आती है डार्विनिज्म थ्योरी, प्री डार्विनिज्म थ्योरी। प्री डार्विनिज्म थ्योरी में आती है लमार्क की थ्योरी। थ्योरी। अब लमार्क ने ने क्या बोला? बोला लमार्क ने लमार्क ने कहा कि जो ऑर्गन, जो जिन ऑर्गन ऑर्गन्स का हम इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल बार करते बार, हैं बार तो वो तो ऑर्गन्स वो जो है ऑर्गन्स वो जो है ऑफस्प्रिंग वो में पास ऑन हो जाते हैं। और जो पास जो ऑर्गन हम ऑर्गन इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, नहीं हैं वो ऑर्गन जो है वो वो ऑर्गन ऑफस्प्रिंग जो में है पास ऑन नहीं वो होते। तो ये ऑफस्प्रिंग में व्यूज थे पास ऑन नहीं होते लमार्किज्म के। थे तो लमार्किज्म के। लमार्किज्म की थ्योरी को तो बहुत ही लमार्क थ्योरी क्रिटिसाइज को बहुत ही क्रिटिसाइज होना पड़ा पड़ा इसको। इसको। उसके बाद उसके थ्योरी बाद आती है थ्योरी आती है डार्विन्स थ्योरी। डार्विन थ्योरी। डार्विन्स ने डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से थ्योरी दी। origin अब डार्विन ने क्या बोला? of डार्विन ने species से थ्योरी थ्योरी की दी। नेचुरल अब सिलेक्शन की। क्या बोला? डार्विन ने इन्होंने थ्योरी अपनी की बुक में, नेचुरल ओरिजिन ऑफ सिलेक्शन स्पीसीज की बुक में, नेचुरल सिलेक्शन की बात की। अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? को अब नेचुरल सिलेक्शन की बात क्या? जो जो डार्विन ने कहा ऑर्गन्स दैट आर फेवरेबल, वो जो एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं, वो ऑर्गन ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है। और जो ऑर्गन जो है वो जो फेवरेबल ना हो, वो जो है वो और वो फेवरेबल ऑर्गन ना हो, वो जो है वो पास ऑन नहीं होते हैं। तो ये पास ऑन कहा कि डार्विन ने। तो कि डार्विन ने। इसकी तो इसकी एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको मैं बताता आपको हूँ। जिराफ की बताता हूँ। एग्जांपल है। जिराफ एग्जांपल है पहले जिराफ पहले नेक उनकी छोटी हुआ उनकी करती छोटी थी, हुआ करती पर थी। जब जब ग्रास ग्रास लैंड कम होने लैंड लगा, कम क्योंकि ग्रास खत्म होने होने लगा, लगा, तो उनको होने ट्रीज लगा, के तो लीव्स के उनको ऊपर ट्री के डिपेंडेंट होना पड़ा। तो ट्रीज के के लीव्स ऊपर जब होना। हाइट पे होते थे, तो उनको नेक जब को हाइट पे स्ट्रेच करना होता था। तो नेक को होते थे, तो स्ट्रेच कर नेक करके उनकी को जो स्ट्रेच नेक है करके वो उनकी जो है वो लंबी होती गई। तो ये डार्विन ये का डार्विन कॉन्सेप्ट था का कि कॉन्सेप्ट डार्विन ने कहा कि जो था कि जो ऑर्गन्स जो है वो फेवरेबल हों, वो जो है पास ऑन वो हो जाते हैं वो ऑफस्प्रिंग पास में। ऑन हो फिर जाते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में ऑफस्प्रिंग। फिर उनके वो जो आए ऑफस्प्रिंग पैदा होने लगे, वो जो उनकी जो नेक थी पैदा वो होने लंबी ही लगे, वो होती जो थी। नेक इस तरह से नेक जो है वो उनकी बॉडिफिकेशन थी हो उनकी गई उनमें। अब उसके बाद अब उसके एक बाद और एक और सिंथेटिक थ्योरी जब आई, उसके सिंथेटिक बाद थ्योरी, उसके सिंथेटिक बाद थ्योरी आई, तो सिंथेटिक आई, तो उसमें उसमें सिंथेटिक थ्योरी ने कहा सिंथेटिक कि थ्योरी ने कहा बहुत कि सारे बहुत फैक्टर्स सारे जो है वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल ठीक है। होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं होते इसके हैं लिए। इसके तो लिए। जब थ्योरी तो ऑफ थ्योरी ऑफ जो लमार्किज्म की ये फैक्टर्स हैं, तो इसमें ये बोला गया कि फैक्टर्स इन्होंने हैं। लामार्क की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया और डार्विन की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया। तो क्योंकि डार्विन की इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन जो है उसका कारण एवोल्यूशन उसका मल्टीपल कारण फैक्टर्स हैं। मल्टीपल फैक्टर और है। मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर्स कौन फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे कौन पहले सबसे फैक्टर से पहले डिस्कस फैक्टर किया डिस्कस किया म्यूटेशन। म्यूटेशन ने कहा कि कि एक एक एवोल्यूशन एवोल्यूशन का मेन का कारण मेन है कारण है जीन जीन का चेंज हो जाना, जीन में म्यूटेशन हो जाना, का सडन चेंज हो जाना जीन की फ्रीक्वेंसी में, दैट इज कॉल्ड चेंज हो म्यूटेशन। जाना। तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक की एवोल्यूशन हुई। सडन उसके बाद दूसरा दूसरा फैक्टर्स से इन्होंने कहा दिया ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल दूसरा सिलेक्शन फैक्टर का नेचुरल वही सिलेक्शन का वही जो जो तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बोला एवोल्यूशन गया में बोला म्यूटेशन गया की वजह से म्यूटेशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। से उसके बाद जो अगला फैक्टर है जीन जीन जेनेटिक उसके ड्रिफ्ट। बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जब एक का स्मॉल पोर्शन मतलब पॉपुलेशन का माइग्रेट कर जाए न्यू जगह पे, तो पोर्शन वहाँ पे माइक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कर हैं जाए पे, तो स्पीसीज हैं, जो उनके साथ एग्जिस्ट जब उनकी मेटिंग होती है,
तो एक नई पॉपुलेशन स्पीसीज उभर के आती है और उनकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो उसमें चेंजेस हो जाती हैं। सो दैट चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू माइग्रेशन, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक कारण है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन भी एक कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, म्यूटेशन भी एक कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, एक फाउंडर इफेक्ट भी है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अब फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि सडन कुछ स्पीसीज की कुछ जीन्स में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि न्यू स्पीसीज जो है वो एमर्ज हो जाती है। तो इस तो जो न्यू पॉपुलेशन जो एमर्ज होती है ड्यू टू चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट की वजह से भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। तो ये सारे इनब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग होती है जब मेटिंग हो क्लोज रिलेटिव्स के बीच, तो उनमें उनके कारण जो जेनेटिक जो जीन फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग से भी जो है वो ऑर्गेनिक की एवोल्यूशन हुई। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये था थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें प्री डार्विनियन का आउटलाइन बताया, डार्विनियन आउटलाइन बताया और पोस्ट डार्विनियन का आउटलाइन बताया। तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का भी ब्रीफ आउटलाइन बताया आपको। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के। डॉलोस कंसेप्ट, डॉलोस कंसेप्ट बोलता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी एवोल्यूशन में जो फीचर छोड़ देता है, वो फ्यूचर में वो फीचर दोबारा उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं हो पाता। मींस यू गॉट माय पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डोलोस डोल्स रूल। ठीक है। अब ह्यूमन एप्स में एक टाइम पे जो टेल होती थी, वो टेल अब एवोल्यूशन के साथ वो टेल का यूज नहीं हुआ, तो टेल जो है वो खत्म हो गई। तो अब दोबारा से पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो टेल दोबारा से जनरेट हो ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोलोस रूल। एंड कॉप्स रूल, कॉप्स रूल कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो है एवोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन की स्टेज में अपने साइज को इंक्रीज करता है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में हॉर्स की लेंथ छोटी होती थी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के कारण हॉर्स की लेंथ, है ना, आज के मॉडर्न हॉर्सेस हैं उनकी हाइट अब ज्यादा है कंपैरेटिवली एंसेस्टर्स के से। तो दैट इज कॉल्ड कोप्स रूल। फिर आता है गॉज रूल। गॉज रूल कहता है कि ऑर्गेनिज्म स्पीसीज में एक होड़ होती है, वो compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस कंसेप्ट इस इन इस पे लगता है कि जो बेटर अडेप्ट कर पाएगा, जो बेटर compete कर पाएगा, वो आगे उसकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और जो compete नहीं कर पाएगा रिसोर्सेज के लिए, वो धरती से खत्म हो जाएगा। देन पैरेललिज्म, पैरेललिज्म होते हैं कि पुराने की सेम दो स्पीसीज हैं, उनके एंसेस्टर्स सेम है, तो वो क्या होता है कि कोर्स ऑफ एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन की वजह से वो सिमिलर स्पीसीज ऐसे स्पीसीज बन जाते हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एप और ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, हमारे एंसेस्टर्स कॉमन थे, तो एवोल्यूशन के साथ क्या हुआ, ह्यूमन में टेल खत्म हो गई और एप्स में भी टेल खत्म हो गई। तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेललिज्म। नो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस होता है दो ऐसे स्पीसीज जिनका एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है, जिनका एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है, बट बट वो सिमिलर एवोल्यूशन के साथ वो सिमिलर स्पीसीज बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ,
अब शार्क की एग्जांपल ले लीजिए, फिश है, फिश है, डॉल्फिन की डॉल्फिन की एग्जांपल ले एग्जांपल ले लीजिए, मैमल लीजिए, है। मैमल दोनों है, के दोनों के एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स अलग 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 है, अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। अब अब एवोल्यूशन के एवोल्यूशन साथ दोनों की बॉडी जो है वो, क्योंकि अब एनवायरनमेंट सेम है, एनवायरनमेंट दोनों से पानी में रहती हैं, दोनों में और रहती हैं, दोनों पानी में रहने की वजह से, की वजह से एनवायरनमेंट की वजह से उनकी एनवायरनमेंट बॉडी से स्ट्रीमलाइन उनकी हो गई है, लाइन हो गई, स्ट्रीमलाइन हो गई स्ट्रीमलाइन है हो इस, गई है इस, तो तो जिसकी वजह जिसकी से वजह से दोनों की दोनों की दोनों दोनों शार्क शार्क एंड एंड डॉल्फिन वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस देन का। कम्स अडेप्टिव एडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन, अडेप्टिव एडेप्टिव रेडिएशन रेडिएशन होता है कि होता है एक स्पीसीज कि एक एवोल्यूशन के एवोल्यूशन के साथ साथ उसकी उसकी मल्टीपल स्पीसीज बन जाती हैं। बन जैसे भीग की जैसे एग्जांपल ले की ले लीजिए, लीजिए, जो जो डार्विन ने जब डार्विन ने जब गैलापागोस आइलैंड में गालापेगोस जाके उन्होंने जाके स्टडी की, स्टडी तो की, कुछ जो नोटिस किया उन्होंने, जो उन्होंने जो अपनी अपनी बुक बुक लिखी, लिखी, डायरी में जो उन्होंने नोट डायरी किया में वहां पे जाके, नोट किए तो गैलापेगस के जो फिंचेस थे, वो थे, वो फिंचेस के जो फिंच बीक्स थे वो अलग बीक अलग शेप के अलग थे। अलग थे, कईयों के कईयों के बीक्स बीक्स बड़े थे, बड़े, कईयों के कईयों के मीडियम साइज के थे, बीक्स और थे, और कईयों के कईयों के बीक्स जो थे बीक्स जो थे छोटे साइजेस छोटे के थे। साइजेस के। दैट इज दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। देन कम्स मोजाइक कम्स एवोल्यूशन। अब मोजाइक एवोल्यूशन मोजाइक होता है, मोजाइक एवोल्यूशन में हम क्या एवोल्यूशन हम करते क्या हैं, मोजाइक करते हैं, एवोल्यूशन में हम कुछ नहीं करते हैं। मोजाइक मोजाइक एवोल्यूशन का एवोल्यूशन का मतलब होता मतलब है है कि कि ऑर्गन्स, एक ऑर्गन्स, ह्यूमन ह्यूमन स्पीसीज है, स्पीसीज है, उसके उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स हैं, तो तो कुछ कुछ ऑर्गन जो ऑर्गन है, जो है, कुछ कुछ ऑर्गन्स ऑर्गन्स एवोल्यूशन एवोल्यूशन फास्ट होता है फास्ट होता है उनमें, उनमें, और वो और वो डेवलप डेवलप जल्दी कर जल्दी जाते कर हैं। जाते हैं। कुछ कुछ ऑर्गन्स में ऑर्गन्स एवोल्यूशन एवोल्यूशन स्लो स्लो होता है, तो वो होता है, तो वो डेवलप डेवलप लेट करते हैं। जैसे कर जैसे जैसे बाइपेडलिज्म, पेडलिज्म, ह्यूमन स्पीसीज में स्पीसीज में बाइपेडलिज्म बाइपेडलिज्म पहले आया पहले था। आया था। ब्रेन ब्रेन की की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट की ग्रोथ ग्रोथ वो वो बाद में बाद हुई में थी, हुई उसको थी, उसको टाइम टाइम ज्यादा लगा था। ज़्यादा लगा। दैट इज दैट एन इज एग्जांपल ऑफ एन एग्जांपल मोसाइक एवोल्यूशन, मोसाइक गाइस। गाइस। देन देन नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आता कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स क्या प्राइमेट्स है, क्या है, प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेट्स क्या मैमेलियन है, है, मेलियन है, मैमल्स हैं, मैमल्स हैं, डाइवर्स ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं, डाइवर्स जैसे ग्रुप ह्यूमन है, ऑफ एप जैसे है, एप है, ठीक है, ओरेंगुटन है, ओरेंगुटन है, चिंपैंजी है, ठीक है। देन चिंपैन, लेमूर्स है, लॉर्चियस है। लेमूर्स लैमोर्स है, कहाँ पाए जाते हैं, लेमोर्स है मडागास्कर में। मडगास्कर में, लॉर्चियस कहाँ पाए जाते लॉर्चेस हैं, कहाँ एशिया में पाए पाए जाते हैं, जाते एशिया हैं, में श्रीलंका में पाए जाते श्रीलंका हैं, में जाते हैं। ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके इनके इनके, जो है इनके जो इनके थोड़ा सा, थोड़ा सा लेट्स सी। ठीक है, प्राइमेट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमेट्स में। पहले इनमें जो इसकी सेंस ऑफ स्मेल तो जो थी प्राइमेट्स, अर्लियर प्राइमेट्स की, वो बड़ी ज़्यादा होती थी। इनका क्या हुआ, इनका ऑल ऑल फैक्ट्री रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इन ऑल फैक्ट्री लॉब्स। तो उसका रिडक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, इनके इनके जो ब्रेन का साइज था बढ़ गया कंपैरेटिवली पहले से। अम, कुछ प्राइमेट्स जो थे क्वाड्रूपेडलिस्ट थे, और ये ब्रांचाइजेशन करते थे, मींस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे ये जाते थे, तो उसके लिए ये अपने अपर लिम्स का इस्तेमाल करते थे और लोअर लिम्स का भी इस्तेमाल करते थे। तो इनके जो नेल्स थे, जो कि पहले क्लॉज भी थे, नेल्स भी थे, पेंटाडेक्टाइल था इनका। इनके जो हैंड्स और फीट दोनों पेंटाडेक्टाइल थे। और एवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में डिस्कस करें, या प्राइमेट टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करें, तो हम बात करते हैं लेमोर्स की, लार्शियस की, फिर इनके जो टैक्सोनॉमी अगर हम करें बात, वो आता है हैप्लोरिनी, स्ट्रेप्सोरिनी, सर्कोपिथिसिडाई, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड मंकी में सर्कोपिथिसिडाई, देन उसमें आता है गिबॉन्स। देन ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आता है
um, orangut no pongies, chimpanzees, then gorillas and humans, इनको हम होमिनिडी भी बोलते हैं। तो ये इनकी टैक्सोनॉमी है। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या बात करते, अगर हम आगे बढ़े तो अब अगर हम भी बात करें, आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद डिस्कस करते हैं प्राइमेट टैक्सोनॉमी। आ गया प्राइमेट बिहेवियर। प्राइमेट बिहेवियर जो है वो प्राइमेट बिहेवियर होता है कि ये सोशल होते हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। ये बोल तो सकते नहीं है ये, तो जेस्चर से तो ये अपना एग्रेशन से और तो ये ग्रुप्स में रहते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। और कुछ जो है प्राइमेट्स की अगर हम बात करें, नॉकटर्नल है, वो रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं। कुछ ड्यूरनल है, वो दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है कईयों की एर्बोरियल अडेप्टेशन है। एर्बोरियल अडेप्टेशन मीन्स ट्रीज पे रहते हैं, ब्रेंचाइजेशन करते हैं। और कुछ हैं जो जमीन के ऊपर चलते हैं, वो नकल वॉकिंग करते हैं। ठीक है, जैसे गोरिल्ला हो गया। ठीक है, जैसे ये चिंपांजी हैं, ये जमीन पे रहते हैं। बड़े बड़े जो हैं प्राइमेट्स, तो जमीन पे रहते हैं। तो लिविंग मेजर प्राइमेट्स तो मडागास्कर में मिलते हैं, एशिया में मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं। बहुत सारे प्राइमेट्स अफ्रीका में हैं, न्यू वर्ल्ड अफ्रीका में है। ठीक है, एशिया में है। तो अगर हम कंपैरेटिव ऑटोनॉमी की बात करें मैन और एप्स की, तो इनका फोरहेड की बात करें तो फोरहेड वो रिसीडिंग है। ह्यूमन बीइंग का फोरहेड है वो फ्लैट है। और इनका जो, हाँ, इनकी देखना प्राइमेट की कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड लुकिंग आइज भी है इनकी। और अगर हम ये बात करें ऑटोनॉमी ऑफ मैन में, तो इनमें जो है वो जो एक तो ऑर्गेनिक थिंग, इनका जो फेस है वो प्रोग्नाथिस फेस, प्रोग्नाथिज्म है। एप्स के फेस में फेक का फेस और ह्यूमन का फेस जो है वो ऑर्थोगोनाथिक है। तो सैजिटल क्रस्ट प्रेजेंट है इनमें। तो इनका एप्स का इनमें सुप्रा ऑर्बिटल जो है वो बड़ा ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ह्यूमंस में सुप्रा ऑर्बिटल जितना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो ठीक है, ब्रेन एप्स का छोटा है, तो ह्यूमन का ब्रेन का साइज लार्ज है। तो ये सारे अगर हम कंपैरेटिव ऑटोनॉमी करें मैन और एप्स की, तो ये सारी डिफरेंसेस आती हैं इनमें। ठीक है, तो और स्केलेटन चेंजेस की बात करें तो स्केलेटन चेंजेस में क्या क्या आया। एक तो इनका जो पेल्विक ग्रिडल था वो ब्रॉड शेप हो गया ह्यूमन का। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो एस शेप्ड हो गई। फेमur जो है वो स्टॉकी हो गया। ठीक है, और इरेक्ट बाई क्वाड्रूपेडलिज्म से बाईपेडलिज्म में उनका जो मोटर एक्टिविटी थी वो बाईपेडलिज्म हो गई, पहले क्वाड्रूपेडलिज्म थी। अब आप जैसे फाइलोजेनेटिक स्टेटस, करेक्टरिस्टिक्स और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस अगर जो स्ट्रालोपिथिकस, इनकी दो फॉर्म्स है। एक 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 रोबस्टस फॉर्म है और एक ग्रेसियस फॉर्म है। तो स्टालोपिथिकस जो है वो एप लाइक फीचर्स हैं इनमें। इनका ब्रेन साइज जो है वो इनका ब्रेन साइज छोटा है। इनका सुपर ऑर्बिटल टॉरस इनमें प्रेजेंट है, सैजिटल क्रेस्ट इनमें प्रेजेंट है। फोराबन मैग्नम जो है वो फॉरवर्ड प्लेसिंग है। अगर हम बात करें स्केलेटन ऑफ मैन एंड एप में एटोनॉमिकल, तो उसमें भी जो फोराबन मैग्नम है वो ह्यूमन में फॉरवर्ड प्लेसिंग है। अब फॉरवर्ड मैग्नम फॉरवर्ड प्लेसिंग की वजह से जो है वो बाइपेडलिज्म को फेवर करता है। उसी की वजह से फॉरवर्ड मैग्नम अगर फॉरवर्ड प्लेसमेंट है उसकी, तो इसकी वजह से बाइपेडलिज्म पॉसिबल होती है। तो उसके बाद अगर हम
और अगर हम आगे चलें तो ये ईस्ट अफ्रीका में मिले हैं, ये साउथ अफ्रीका में मिले हैं स्ट्रालोपिथिकस। तो एनाटॉमिकल इनमें ब्रेन साइज इनका छोटा ही है, इनका जो इन इंसीजर्स हैं वो छोटे हैं एप से, इनके जो कनाइनीस हैं वो भी छोटे हैं, मोलर्स प्री मोलर्स इनके बड़े हैं। बाकी जो फॉसिल एविडेंस हैं तो इनका जो जो ये प्लायोप्लिस्टोसिन पीरियड के हैं ये, ठीक है, होमिनिड्स हैं ये। तो स्ट्रालोपिथिकस ये हंटर एंड गैदरिंग करते हैं थे। इनका सोशल बिहेवियर, ये ग्रुप में रहते थे, ये इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें देखने को मिलती है। अस्ट्रालोपिथिकस की ये सारी फीचर्स हैं। उसके बाद अस्ट्रालोपिथिकस के बाद हम डिस्कस करते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के देखो, जो होमो इरेक्टस अफ्रीका में इनका जो फॉसिल रिमेन मिला, स्केलेटन रिमेन मिला, तो इनको बोलते हैं पैरांथ्रोपस। और जो जर्मनी में होमो इरेक्टस मिला, स्केलेटन मिला, उनको हाइडलबर्जियनेसिस, होमो इरेक्टस हाइडलबर्जियनेसिस बोलते हैं। और जो इनका स्पीसीज जावा इंडोनेशिया में मिला, उनको होमो इरेक्टस जावानिकस कहते हैं। और होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस उस स्केलेटन रिमेन्स को कहते हैं जो कि चाइना में मिला। तो चाइना में इनका स्पीसीज स्केलेटन रिमेन्स, इनको फॉसिल्स मिला। इनका फॉसिल इंडोनेशिया में मिला, इनका फॉसिल जर्मनी में मिला, इनका फॉसिल अफ्रीका में मिला। तो इनका बात करें, इनको अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रालोपिथिकस के साथ, तो ऑस्ट्रालोपिथिकस तो इनका ब्रेन साइज बड़ा था। इनका इनका चिन इनके में ना के बराबर थी, फोरामन मैग्नन इनमें फॉरवर्ड प्लेसिंग था, और इसके सैजिटल क्रस्ट इनमें प्रेजेंट नहीं था। इनका फॉरहेड जो था वो रिसीडिंग था। इनका जो सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस जो इनमें प्रेजेंट था। इनका इनका चिन्ह, इनकी जो डायस्टीमा, ये डायस्टीमा था इनमें। और इनका जो इनकी अगर हम मोलर्स की बात करें, कैनाइनिस की बात करें, टीथ्स की बात करें, तो इनके टीथ बड़े। ठीक है, इनके कैनाइनिस जो थे उनसे तो छोटे थे। इनका अगर हम बात करें इसमें मोलर्स की, प्री मोलर्स की, तो इनके मोलर्स भी छोटे थे, प्री मोलर्स भी छोटे थे, लेकिन जो आगे फॉसिल हम पढ़ेंगे उनसे छोटे थे। तो इनमें चिन्ह नहीं थी मैं, ठीक है। इनका नोज फ्लैट था, ठीक है। और हाँ, कंपैरेटिकल एनाटोमी, जब हम एनाटॉमिकल फीचर्स हम मैन और एप्स की करते हैं, तो प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में इनके बॉडीली हेयर्स इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि बाकियों के थे, बाकी मैमल्स के थे, ठीक है। तो ये आ गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की फाइलोजेनेटिक स्टेटस हमने डिस्कस कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर दिया, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे मिले वो भी हमने डिस्कस कर दिया। तो होमो इरेक्टस आई थिंक मेरे ख्याल से ये पैलियोलिथिक पीरियड में इनको इनके से बिलोंग करते हैं। देन नियांडरथल मैन के दो स्पीसीज फॉसिल्स इनके मिले हैं, वो हैं ला चैपली ऑक्सीजेन सेंट्स, जो कि स्पेन में, फ्रांस में मिला। और जो दूसरा है वो हमें स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं माउंट कार्मल, वो हमें मिला प्रोग्रेसिव टाइम। ये बेसिकली माउंट कार्मल और लॉ एक्चुअली लॉ 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 चैपली एक्सचेंज, ये दो जगहें हैं, एक फ्रांस में है और एक वहाँ है इजराइल में है। तो इनके स्पीसीज मिलते हैं, तो इनका ब्रेन साइज बड़ा था। इनका इनके इनका फोरहेड रिसीडिंग था, फोरहेड
हॉरिजेंटल था ह्यूमन का, ठीक है। इनके मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइनीज, इंसीजर्स इनकी छोटी हो गई, और ठीक है। तो नियांडरथल मैन ने देखो फायर की डिस्कवरी हुई जब, तो कुक्ड फूड खाने लगे, तो इनके ये माउथ्स में जो डेंटिशन थे, टीथ्स का साइज कम होने लगा। तो फिर ये जो नियांडरथल मैन भी पैलेलिथिक पीरियड में ही से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आते हैं रोडेशियन मैन जो थे वो बड़ा, इनका जॉस जो था वो बड़ा था, इनके मोल्डर्स, प्री मोल्डर्स बड़े थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं होमोसैपियंस। होमोसैपियंस के तीन स्पीसीज हैं, एक है क्रोमैग्नोन, क्रोमैग्नोन है, ग्रिमाल्डी है, ग्रिमाल्डी हमें इटली में मिला, क्रोमैग्नोन एंड चांसलर ये हमें फ्रांस में मिले हैं इनके फॉसिल्स। तो ह्यूमन सैपियंस जो है इनका इनका चिन्ह इनमें प्रेजेंट था, इनमें हेड जो था, फोर हेड जो था इनका वर्टिकल था, इनकी इनका जो बोलते हैं ना सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस, इनमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। इनका फेस अभी ऑर्थो ऑर्थोगनस ऑर्थोगनानिज्म निदम निथम निज्म था, और गोनाथनिज्म, और मतलब इनका फेस फ्लैट था। और इस हाथ में जब ये इनके तीन स्पीसीज मिलते हैं अलग अलग जगह से, तो ये माना गया कि होमो सैपियंस जो है ये मॉडर्न मैन के एंसेस्टर्स हैं। तो अलग अलग थ्योरीज हैं अस्ट्रा कि इनकी जो फाइलोजेनिक स्टेटस की बात करें, सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रालोपिथिकस, उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, देन उसके बाद आते हैं निएंडरथल मैन, उसके बाद रोडेशियन मैन आते हैं, देन लास्ट में होमो सैपियंस। तो इनका ये फाइलोजेनेटिक स्टेटस इस तरह से चलेगा। तो ये बेसिकली हमें फॉसिल इनके जो एविडेंस मिले हैं इनसे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम ये कह जान पाते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, उनकी उनके फिजिकल फीचर्स कैसे थे, एनाटॉमिकल फीचर्स उनके कैसे थे, और उनके फीचर्स, बॉडी के फीचर्स किस तरह से इवॉल्व हुए, उनका सोशल सिस्टम कैसा था, उनका कल्चरल एस्पेक्ट्स कैसा था, ठीक है। टूल्स का भी हम बात करेंगे, कल्चरल एवोल्यूशन की भी बात करेंगे, उसमें हम मेजरली टूल्स को डिस्कस करेंगे, किस किस पीरियड से क्या क्या हुआ। तो इस तरह से जो है जो जितने भी फॉसिल्स रिमेन्स हैं ये हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, और हमें ह्यूमन एवोल्यूशन की बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल जानकारी हमें मिलती है। तो ये था फाइलोजेनेटिक स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन। बायोलॉजिकल बेसिस में सेल क्या है, सेल एक छोटा सा एलिमेंट्री एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ह्यूमन स्पीसीज में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं ह्यूमन का। तो जो दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे अमोइबिक सेल हो गया, प्रोटोजोन सेल हो गया, वो ये यूनिसेलुलर होते हैं। और दूसरा जो यूकैरियोटिक होता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इनमें जो पहले वाला है प्रोकैरियोटिक, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब डीएनए की बात करें, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, ये डीएनए कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जीन्स जो है हमारे डीएनए के अंदर होते हैं। तो डीएनए क्या करता है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। 98-99% जी डीएनए ह्यूमन स्पीसीज का, ह्यूमन पॉपुलेशन का सिमिलर ही होता है, सिर्फ 1 से 2% डीएनए हम ह्यूमन स्पीसीज का वेरी करता है। तो ये चीजें हम ठीक है। तो डीएनए है, उसके बाद हम बात करते हैं जीन्स की, बात करते हैं म्यूटेशन की, बात हमने की म्यूटेशन होता है कि सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन स्पीसीज इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स देखो हर एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और टोटल क्रोमोसोम्स हो गए कितने, 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में सेल डिवीजन में दो तरह की होती है, मिटोसिस सेल डिवीजन होती है, मियोसिस सेल डिवीजन होती है। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ में ब्रीफली हमने स्टडी किया सेल क्या है,
डीएनए क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, जीन म्यूटेशन क्या है, जीन्स क्या है। जीन्स बेसिकली एक एक कोडेड इंफॉर्मेशन है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारी डीएनए में मिलती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये है राइबोसोम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइबोसोम्स को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देन कल्चरल एवोल्यूशन की बात करें, पैलियोलिथिक कल्चर आता है, मेसोलिथिक कल्चर आता है, नियोलिथिक कल्चर आता है, देन उसके बाद कैलकोलिथिक कल्चर आता है, कॉपर एज, कैलकोलिथिक कल्चर आता है, कॉपर ब्रॉन्ज एज आता है, देन लास्ट में आयरन एज आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है पैलियोलिथिक पीरियड। सो पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस भी जो था वो हंटिंग गैदरिंग करता था, और ठीक है, ह्यूमन हंटिंग गैदरिंग की उसने। और इस टाइम पे जो साइट्स पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें टूल्स जो थे वो बिग साइज टूल्स होते थे, क्रूड टूल्स होते थे, चॉपर चॉपिंग टूल्स होते थे। ठीक है, और इसमें जो एचुलियन टूल कल्चर भी हम बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड में। फिर उसके बाद इसमें होमोसैपियंस जो है वो फर्स्ट अपीयर हुए थे पैलियोलिथिक पीरियड में। और बड़ी सारी फिर मेसोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक पीरियड में टूल्स और फायर की डिस्कवरी हो जाती है। और मेसोलिथिक पीरियड में टूल्स जो है वो माइक्रोलिथिक टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम हैंड एक्से और एजटेक भी बोलते हैं। तो एडजे भी बोलते हैं और हैंड एक्से भी बोलते हैं। और टूल्स से वो अपना हंटिंग गैदरिंग करते थे। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स उसके बाद शुरू की, इन्होंने कुत्तों का पालना, शीप को पाला, गोट को पाला। उसके बाद फिर अगली जब आई नियोलिथिक पीरियड में नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुई, पोट्री और एडवांस्ड हुई, व्हील की डिस्कवरी हुई। तो एग्रीकल्चर मेन जो नियोलिथिक को हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जाने लगा लार्ज स्केल में। सेटलमेंट पहले नोमैडिक होती थी सेटलमेंट, फिर धीरे धीरे सेमी परमानेंट सेटलमेंट पे आगे पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स थे, फिर एंसेस्टर्स ने परमानेंट सेटलमेंट को अडॉप्ट किया, क्योंकि एग्रीकल्चर आ गई, फिर उनको एक जगह पे ही स्टे करना होता था। एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है तो एक ही जगह पे उनको 5-6 महीने रुकने के लिए रहना पड़ता था। तो इसकी वजह से वो कहाँ पे उन्होंने जो हाउस थे वो बिल्डअप करना, जो ऐसा में सेटलमेंट्स होना शुरू हो गई। अब जैसे बात करते हैं, जब हम इसकी वेरियस साइट्स की बात करते हैं, तो राखीगढ़ी साइट है, डोलावीरा राखीगढ़ी साइट्स है। फिर ये काली साइट्स मेरे को भूल रही हैं, बहुत सारी साइट्स हैं पैलियोलिथिक पीरियड की, मेसोलिथिक पीरियड की, नियोलिथिक पीरियड की। ठीक है, तो ये साइट्स पे हमें अलग अलग साइट्स टूल मिलते हैं। नियोलिथिक में पॉलिश्ड टूल्स, जहाँ पे हमें पॉलिश्ड टूल्स मिला वहाँ उसको हमने नियोलिथिक पीरियड में डाल दिया। और यहाँ पे हमें मैक्रोलिथिक टूल मिला, वहाँ पे उसको हम उस जगह को हमने मेसोलिथिक का साइट बना दिया, का नाम दे दिया। और जिस जहाँ पे बड़े स्टोन टूल्स मिले उन साइट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया पैलियोलिथिक पीरियड में। तो राखी गढ़ी, आई थिंक ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। जैसे भगोर है, देन देन बुर्ज होम है, गुल्फ कराल है। ठीक है, फिर ये सारी साइट्स हैं इन डिफरेंट पीरियड्स की। इन साइट्स के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कैलकोलिथिक पीरियड। फिर जब टूल्स, स्टोन्स के टूल्स के बाद फिर कॉपर की डिस्कवरी हुई, फिर कॉपर के टूल्स इस्तेमाल होने लगे। तो कॉपर और स्टोन के टूल, दोनों के टूल्स जो है वो इस्तेमाल होने लगे। तो और एडवांसमेंट इसमें हो गई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और फ्लोरिश होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। उसके बाद फिर
कॉपर आ गया, कॉपर एज आ गई, फिर हम कॉपर ब्रॉन्ज एज आ गई। ब्रॉन्ज एज क्या है, बेसिकली अलॉय है टिन एंड कॉपर का, तो ब्रॉन्ज ज़्यादा मजबूत है कॉपर से। तो फिर एक उसके बाद एक और एज आती है कॉपर एज, कॉपर ब्रॉन्ज एज। तो उस एज में क्या करते हैं, टूल्स जो है वो कॉपर ब्रॉन्ज के मिक्स के बनने लगे, कॉपर और टिन के मिक्स के बनने लगे। उसके बाद वेपन्स हैं कॉपर और ब्रॉन्ज टूल के इस्तेमाल से बनने लगे, वारफेयर्स होने लगी। उसके बाद आयरन एज आती है, आयरन एज एक की डिस्कवरी से आयरन इंडस्ट्री से सेटअप होने लगी, आयरन के टूल्स बनने लगे, आयरन के वेपन्स बनने लगे। तो लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम पे, किंगडम्स फ्लोरिश होने लगे। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन आ गई, लेटर वैदिक पीरियड फिर स्टार्ट हो गया। तो ये था ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हम पैनोप्टिक प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो इनको हम स्टोन टूल कल्चर भी बोलते हैं। सबसे पहले आता है एचुलियन टूल्स, फिर मोस्टेरियन टूल्स आता है, फिर एबिविलियन टूल्स कल्चर आता है। तो है ना, तो कैसे इसमें हम पहले हमने बायोलॉजिकली देखा कि किस तरह से बायोलॉजिकली एवोल्यूशन कैसे हुई। उसके फिर हमने कल्चरली देखा कि ह्यूमन बीइंग कैसे इवॉल्व हुआ। पहले वो जंगलों में रहता था, बिना क्लोथ्स भी नहीं थे उस टाइम पे। फिर वो धीरे धीरे वो डिस्कवरी की, फायर की, फिर वो सेमी परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट में आने लगा। पहले वो उसने शीप को पालन पोषण किया, फिर उसके बाद उसने शीप का पालन पोषण किया, फिर उसने एग्रीकल्चर किया, प्रैक्टिस फार्मिंग प्रैक्टिस की। ठीक है, तो फिर सेमी परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट पे आ गया, वो घर बनाने लगा और टूल भी अपने रिफाइन करने लगा। तो इस तरह से बायोलॉजिकली हमने डिस्कस किया। तो यहाँ कल्चरल एवोल्यूशन में हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमन जो है वो कल्चरली इवेल्युएट हुआ। जैसे जैसे अपने उसके इवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे उसके टूल कल्चर चेंज होते गए, आर्टिफैक्ट्स चेंज होते गए। देखो हाँ, एक चीज और, पेंटिंग भी करता था ये उस ना इन पीरियड्स में। पेंटिंग में वो केव्स में पहले रहा करता था, फिर पेंटिंग्स करनी उसने। पेंटिंग में क्या से क्या 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 ही पेंटिंग बना सकते थे उस टाइम पे, इमेजिन करो जरा। क्योंकि वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, उसी का सीन की वो उसी सीन वो पेंटिंग बनाते थे, पेंटिंग को डिपिक्ट करते थे, हंटिंग सीन को डिपिक्ट करते थे पेंटिंग में। ठीक है, तो फीमेल गॉडेस की पेंटिंग बनाते थे। फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते थे, वो टॉय मेकिंग करते थे वो। ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी ये एवोल्यूशन के दौरान होती गई गाइस। ठीक है गाइस, सो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज। थैंक्स गाइस, ओके बाय बाय।